नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480969606089752328255 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। Good morning friends, my name is Chandravardhan and I welcome you all to Study for Civil Services, one of the India's leading educational platforms. दोस्तों, बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने मॉडर्न और मेडिएवल कर लिया था। आज हम लोग देखने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। एंशिएंट हिस्ट्री के 70-80 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे चलेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जहां से आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। ये हमारा इंडेक्स है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के दौरान। ठीक है, अभी मैं 64 तक बताऊंगा आपको एंशिएंट हिस्ट्री का और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 65th, 66 और जो अपना 67th वाला एग्जाम इस साल कैंसिल हुआ है उसको भी इंक्लूड करेंगे। तीनों को इंक्लूड करके एंशिएंट और मेडिएवल का मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं अपना वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारा कि सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या है। सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? पक्की ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, तीसरा है पूजा स्थल और चौथा है कला और कला वस्तु और पांचवा तो आप जानते ही हैं क्या ऑप्शन होता है। तो पहला ऑप्शन है बर्न्ट ब्रिक बिल्डिंग्स, उसके बाद है फर्स्ट ट्रू आर्चेज, उसके बाद है बिल्डिंग ऑफ वर्शिप, उसके बाद है आर्ट एंड आर्किटेक्चर और फिफ्थ ऑप्शन आप जानते हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा पक्की ईंट से बनी इमारतें। जी हाँ, आप जानते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो महत्वपूर्ण विशेषता था वो क्या था? नगर नियोजन था और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो है पक्की ईंट से बनी इमारतें वहां पर हुआ करती थी। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो है मोहनजोदड़ो में मिला हुआ स्नानागार और साथ में अन्नागार। ये दोनों जो है वो पक्की ईंटों से बनी हुई थी। ठीक है, तो इससे बड़ा उदाहरण तो कोई हो नहीं सकता। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पक्की ईंट से बनी इमारत। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेगास्थनीज दूत था, किसका दूत था? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सेल्यूकस निकेटर, सिकंदर, डेरियस या फिर यूनानियों का? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर का। मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का दूत था। सेल्यूकस का पूरा नाम है सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, इसी का यह दूत था। इसी की बेटी थी हेलेना, जिसकी शादी किससे हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य से हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। मेगास्थनीज ने ही कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका लिखी थी, है ना। इंडिका लिखी थी मेगास्थनीज ने, जिसमें उसने पाटलिपुत्रा यानी कि पटना के प्रशासन का वर्णन किया है। साथ में जो लकड़ी की इमारतें बनी हुई थी, लकड़ी के जो महल बने हुए थे पाटलिपुत्रा में, उसके बारे में वर्णन किया है। ठीक है, साथ ही मेगास्थनीज ने भारत में समाज जो है, भारत का सामाजिक चित्रण भी किया है। ठीक है, यहाँ पर शूद्र कितने थे, वर्ण कौन कौन से थे, है ना। समाज को उसने 7 वर्गों में विभाजित करके वर्णन किया है, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? कौटिल्याज अर्थशास्त्र इज अ बुक ऑन आर्थिक संबंध, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, विदेश नीति और धन संचय। जी हाँ, विदेश नीति के बारे में थोड़ा बहुत जरूर है, लेकिन इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? शासन कला के सिद्धांत और अभ्यासों पर आधारित है कौटिल्य की पुस्तक। याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। और इसमें कितने अधिकरण है? ये जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है इसमें टोटल 15 अधिकरण है। ठीक है, ये भी बराबर पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। त्रिपिटक धार्मिक पुस्तक है, किसकी धार्मिक पुस्तक है? जैन, हिंदू, पारसी या फिर बौद्ध? तो त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म की प्रमुख पुस्तकों का संकलन है। ठीक है, त्रिपिटक में 3 प्रकार के पिटक आते हैं। पहला है आपका सुत्त पिटक, ठीक है, दूसरा है आपका विनय पिटक और तीसरा है आपका अभिधम्म पिटक। ये 3 प्रकार के पिटक हैं जिनको मिला करके कहा जाता है त्रिपिटक। ठीक है, सुत्त पिटक जो है इसमें बुद्ध के उपदेश दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद यदि विनय पिटक की बात करें तो बौद्ध संघ में किस प्रकार के नियम या फिर आचरण किए जाते थे उसका वर्णन है इसमें। और अभिधम्म पिटक की बात करें तो इसमें जो है दार्शनिक सिद्धांत है। ठीक है, दार्शनिक सिद्धांत है। तो ये तीनों चीजें याद रखिएगा, तीनों को मिला करके त्रिपिटक कहा जाता है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? व्हाट इज द सेंट्रल पॉइंट इन अशोकाज धम्मा? राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता।
और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यदि हम लोग देखें तो अशोक के धम्म में पीस और नॉन वायलेंस भी था, रिस्पेक्ट टू एल्डर्स भी था, मतलब बड़ों का सम्मान करना भी था, और धार्मिक सहनशीलता भी था। ये तीनों था, बी सी और डी तीनों था, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ई हो जाएगा। यहाँ पर मोर देन वन ऑफ द एबव आंसर हो जाएगा, यानी कि ई ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन विशेष रूप से किसमें उल्लिखित किया गया है? मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किसमें किया गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अशोक के शिलालेखों में, पुराणों में, या फिर मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आप लोगों को कि मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में 7 भागों में विभाजित किया है भारतीय समाज को, यानी कि मौर्य समाज को। ठीक है, अब ये कौन कौन थे? तो ये जो थे वो थे दार्शनिक, ये याद रखिएगा, ये थे कौन कौन? दार्शनिक, उसके बाद था कृषक, दार्शनिक, कृषक, फिर है पशुपालक, पशुपालक, थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ है देख लीजिएगा, फिर है कारीगर, उसके बाद कौन सा है? पशुपालक के बाद कारीगर, उसके बाद है योद्धा, योद्धा, फिर है निरीक्षक, ये लिख लीजिएगा, बहुत सारी किताबों में नहीं मिलता है। ठीक है, निरीक्षक, और उसके बाद है सभासद। तो ये 7 भागों में विभाजित किया गया है सभासद। ठीक है, तो ये 7 भागों में विभाजित किया है इंडिका में, किसने? मेगास्थनीज ने। ठीक है, भारतीय समाज को। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त, या फिर श्रीगुप्त? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता है? विक्रमादित्य भी कहा जाता है। ठीक है, और इन्हीं के शासनकाल में फाहियान ने यात्रा की थी। ठीक है, 399 से लेकर 412 ईस्वी के दौरान, ठीक है, इसने यात्रा की थी। और इसका जो यात्रा विवरण है उसका नाम क्या है? फो-क्यो-की, इसके यात्रा का विवरण है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? ये क्वेश्चन है। ग्राम पंचायत, राष्ट्रकूट वंश के साथ युद्ध, श्रीलंका के साथ व्यापार, या फिर तमिल संस्कृति की उन्नति? आंसर क्या हो जाएगा? विलेज असेंबलीज। ग्राम पंचायत के लिए यह प्रसिद्ध था। ठीक है, चोल काल। ठीक, याद जरूर रखिएगा। और यहाँ पर एक अभिलेख का जिक्र होता है जिसका नाम है उत्तर मेरूर। उत्तर मेरूर के अभिलेख से यह पता चलता है कि ग्राम सभा के कार्य क्या क्या थे। ग्राम सभा के कार्यों का विवरण जो है वो यहां से मिलता है, अभिलेख से। ठीक है, उत्तर मेरूर के अभिलेख से, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? विलेज असेंबलीज। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? शिखर, गोपुरम, देवालय, या फिर मंडप? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा गोपुरम। गोपुरम कहा जाता है दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार जो होते हैं, इनको गोपुरम कहा जाता है। ये द्रविड़ शैली में बनाए जाते हैं मुख्यतया। ठीक है, और द्रविड़ शैली जो है वो आपका पांड्य राजा हो गए या फिर जो चोल राजा थे उनके टाइम में ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ करता था। दक्षिण भारत में बहुत सारा मंदिर मिला है, और उनका जो प्रवेश द्वार होता था, आकर्षक द्वार कहने का क्या मतलब? प्रवेश द्वार जो होता था उसको गोपुरम कहा जाता था, और उसको बहुत ही अच्छे से सजाया भी जाता था। ठीक है, और ये जो है चोलकालीन संस्कृति की विशेषता थी। ठीक है, चोलकालीन वास्तुकला की विशेषता जो थी वो गोपुरम ही थी, मंदिर नहीं थे बल्कि गोपुरम थे। ठीक है, याद रखिएगा, मंदिर नहीं गोपुरम। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि चोलकालीन वास्तुकला की विशेषता क्या थी, तो वहां पर मंदिर ऑप्शन नहीं दीजिएगा, ऑप्शन दीजिएगा गोपुरम। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसलिए बता रहा हूं। चलिए आगे देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष पाए गए हैं, कहां से पाए गए हैं? यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बीजापुर, गोलकुंडा, हम्पी, या फिर बड़ौदा? तो आंसर क्या हो जाएगा? हम्पी। क्यों? क्योंकि हम्पी जो थी वो उस समय राजधानी हुआ करती थी, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने इसकी स्थापना की थी, विजयनगर साम्राज्य की। ठीक है, और इसकी राजधानी जो है वो हम्पी में थी। ठीक, और यह जो हम्पी है यह तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, यह याद रखिएगा, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? धौलावीरा, वानावली, कालीबंगा, या फिर लोथल? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आंसर हो जाएगा आपका बनावली। बनावली जो है ये कहां पर स्थित है, ये आपको याद रखना चाहिए। यह हरियाणा में स्थित है, फतेहाबाद जिले में। ठीक है, फतेहाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, इसके बाद यदि हम लोग बात करें
लोथल की, तो लोथल जो है आपका गुजरात में है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, किससे था यह पूछा जा रहा है। महामेधवाहन वंश, चेदी वंश, सातवाहन वंश या फिर रठ भोजक वंश। आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर चेदी वंश भी होगा और चेदी वंश को ही महामेधवाहन वंश भी कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन सही होना चाहिए, इसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए। ठीक है, 12 का आंसर क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए। और यह जो है आपका हाथी गुम्फा, कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है, जो कि काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख जो कि कहां पर है, ओडिशा में। ठीक है, याद रखिएगा, हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है, कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा कब की थी, ये क्वेश्चन है। 515 ईस्वी से 520 ईस्वी, 525 से 529, 545 से 552 या फिर 592 से 597 ईस्वी। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के बीच, क्योंकि 518 ईस्वी में, सॉरी 518 ईस्वी में इसने चीनी यात्री सुंग युन ने यात्रा की थी। तो 518, 515 और 520 के बीच में है, इसलिए ये हो जाएगा। और इसने जो है हुई झेंग फाली और झेंग फौजे के साथ जो है यात्रा की थी। ठीक है, और इसने क्या किया है, गांधार वंश के बारे में लिखा है। गांधार वंश जो कि स्वात घाटी में स्थित था, उसके बारे में इसने लिखा है। ठीक है, सुंग युन ने, ठीक है, स्वात घाटी में स्थित था गांधार वंश, उसके बारे में इसने लिखा है। चलिए आगे देख लेते हैं, किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था। तो बिना जोती हुई जंगली भूमि, सिंचित भूमि, घने जंगल वाली भूमि या फिर जोती हुई भूमि। विदाउट कल्टिवेटेड फॉरेस्ट लैंड, इरिगेटेड लैंड, डेंस फॉरेस्ट लैंड या फिर कल्टिवेटेड लैंड। आंसर क्या हो जाएगा, अप्रहत कहा जाता था बिना जोती हुई जंगली भूमि को। ठीक है, बिना जोती हुई जंगली भूमि को अप्रहत कहा जाता था। दरअसल उस समय 4 तरह के 5-6 तरह के खेत हुआ करते थे, 5 तरह के। पहला था आपका क्षेत्र जो कि था कृषि योग्य भूमि। ठीक है, दूसरा था आपका वास्त, वास्त कहा जाता था, वास करने योग्य यानी कि रहने योग्य भूमि को। उसके बाद था चारागाह, चारागाह तो आप जानते ही हैं, जानवरों के चरने के लिए जो भूमि होती है उसको चारागाह कहा जाता है। उसके बाद था अप्रहत, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है आपका, तो बिना जोती हुई जंगली भूमि हो जाएगा। और एक था आपका खिल्य, एक था आपका खिल्य जो कि जंगली भूमि कहलाता था। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की भूमियां उस समय हुआ करती थी, कब, गुप्त काल में। ठीक है, गुप्त काल में। तो अपरहत जो है वो गुप्त काल में हुआ करता था, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है ओदंतीपुर शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। बंगाल, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार का क्वेश्चन है तो बिहार ही होना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब। ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र कहां पर स्थित था, बिहार में स्थित था, याद रखिएगा। और यह जो कहा जाता है कि 8वीं शताब्दी में गोपाल जो कि पाल वंश का संस्थापक था, गोपाल प्रथम ने यह इसकी स्थापना करवाई थी, याद रखिएगा। ठीक है, गोपाल प्रथम। और गोपाल जो था वह भारत का पहला प्रजातांत्रिक रूप से चुना गया राजा था। ठीक है, याद रखिएगा, प्रजातांत्रिक रूप से, इसको जनता ने चुना था, यह वंशानुगत नहीं चुना गया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। यहाँ पर नहीं शब्द पर ध्यान देना जरूरी है। आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित, एम एस वत्स या फिर वी ए स्मिथ। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा वी ए स्मिथ, क्योंकि ये जो थे वो कोई उत्खनन करता नहीं थे, एक्सकेवेटर नहीं थे, बल्कि ये इतिहासकार थे। ठीक है, इतिहासकार थे, और वो भी ये मध्यकालीन भारत या फिर आधुनिक भारत के बारे में इन्होंने लिखा है। ठीक है, बाकी यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आर डी बनर्जी और के एन दीक्षित, आर डी बनर्जी और के एन दीक्षित जो है ये मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित हैं। ठीक है, ये दोनों जो हैं वो मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित हैं। ठीक, मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित हैं। और आर डी बनर्जी की बात करें तो आर डी बनर्जी 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन हुआ था उसमें शामिल थे। और के एन दीक्षित की बात करें तो 1937 में जो उत्खनन हुआ था मोहनजोदड़ो का, उसमें ये शामिल थे। अब एम एस वत्स की बात करें तो एम एस वत्स जो थे 1926 में हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित थे, और साथ में इनके कौन थे, आर डी बनर्जी, राखलदास बनर्जी भी थे। सॉरी, राखलदास बनर्जी तो मोहनजोदड़ो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दयाराम सहनी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दयाराम सहनी हो जाएगा, जिन्होंने 1921 में उत्खनन किया था हड़प्पा का। ठीक है, तो हड़प्पा से कौन कौन, एम एस वत्स और दयाराम सहनी, और आर डी बनर्जी और के एन दीक्षित किससे, मोहनजोदड़ो से संबंधित थे।
चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? V.A. स्मिथ। चलिए, आंसर आपको पता चल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, कहां दिया था? वैशाली, कौशाम्बी, सारनाथ या फिर पावापुरी? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सारनाथ। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, 5 ब्राह्मणों को दिया था। ठीक है, 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था। याद रखिएगा, 5 ब्राह्मण सन्यासियों को इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। और इसको क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन इसको कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन इसको कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज और बताना चाहता हूं यहाँ पर, धर्म चक्र परिवर्तन तो ठीक है, 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया था, और क्या उपदेश दिया था ये जरा कमेंट में लिख करके बताइएगा। ठीक है, अगर आप नहीं बता पाए तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर बताऊंगा। ठीक है, 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया था, और क्या उपदेश दिया था? दुख से उसका रिलेशन है, बस मैं इतना हिंट देता हूं। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंडिका का लेखक कौन था? इंडिका का लेखक कौन था? अभी जस्ट हम लोगों ने ऊपर देखा है, विष्णुगुप्त, मेगास्थनीज, डायमेकस या फिर प्लिनी? आंसर क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज हो जाएगा, इसका एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र, शुंग या फिर कनिष्क या फिर समुद्रगुप्त? आंसर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा गया है। किसने कहा है? तो विसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक, उसकी पुस्तक का नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन उसने कहा है। ठीक है, और समुद्रगुप्त का एक लेख है, अभिलेख है, प्रयाग प्रशस्ति लेख। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति लेख, जिसे किसने तैयार किया था? इनके कवि थे हरिसेन, हरिसेन ने तैयार किया था। ठीक है, और इसमें समुद्रगुप्त के विजयों के बारे में काफी कुछ लिखा गया है। तो प्रयाग प्रशस्ति लेख किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से संबंधित है, याद रखिएगा। प्रयाग का मतलब वही प्रयागराज, इलाहाबाद। चलिए, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? क्वेश्चन है, फाहियान, ह्वेनसांग, त्सिंग या फिर तारानाथ? आंसर क्या हो जाएगा? ह्वेनसांग। ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के समय में यात्रा की थी 629 ईस्वी में। याद रखिएगा, 629 ईस्वी में यात्रा की थी, और इसका जो यात्रा विवरण था उसका क्या नाम था? CU अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था, फाहियान का जो था फोक्योकी, और यहाँ पर है CU, दोनों में अंतर याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त, द्वितीय विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, धर्मपाल या फिर पुष्यगुप्त? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसमें कुमारगुप्त। कुमारगुप्त प्रथम ने किया था नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है, याद रखिएगा, 415 ईस्वी से लेकर 455 ईस्वी कुमारगुप्त का कार्यकाल है। ठीक है, और यहां पर जो है यदि हम बात करें तो कुमारगुप्त को ह्वेनसांग ने क्या कहा है? ह्वेनसांग ने अपने विवरण में इसका नाम दिया है सक्रादित्य। ठीक है, और ह्वेनसांग ने यह विवरण दिया है क्योंकि ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा था, तो उसके यात्रा विवरण में ऐसा कहा गया है कि सक्रादित्य ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, और ये सक्रादित्य जो है वो कुमारगुप्त ही है, ये बाद में साबित हुआ। ठीक है, और एक और नाम से इसको जाना जाता है, महेंद्रादित्य की उपाधि भी इसको दी गई है। ठीक है, याद रखिएगा, महेंद्रादित्य की उपाधि किसको दी गई है? कुमारगुप्त प्रथम को ही दी गई है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल या फिर आद्य ऐतिहासिक काल? देखिए, यहां पर आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूं, प्रागैतिहासिक काल किसको कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल मतलब कि प्राक ऐतिहासिक काल मतलब ऐतिहासिक काल से पहले का काल। इस समय हमको क्या होता है कि जो अभिलेख हैं या फिर जो पुरातात्विक अवशेष हैं, पुरातात्विक जो स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत ये भी उपलब्ध होते हैं, और साथ में उपलब्ध होते पुरातात्विक स्रोत केवल उपलब्ध होते हैं प्रागैतिहासिक काल में, हमको साहित्यिक स्रोत उपलब्ध नहीं होते हैं। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल की यदि बात करें तो पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध होते हैं, साहित्यिक स्रोत उपलब्ध नहीं होते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसमें जो है पुरातात्विक स्रोत भी उपलब्ध होते हैं और साहित्यिक स्रोत भी उपलब्ध होते हैं, लेकिन साहित्यिक स्रोतों को पढ़ा नहीं जा सका होता है। ठीक है, तो इसी कालखंड में आता है आपका सिंधु सभ्यता, आद्य ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल जिसमें कि पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों प्रकार के स्रोत उपलब्ध होते हैं और दोनों प्रकार के स्रोतों को पढ़ा भी जा चुका होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आद्य ऐतिहासिक काल हो जाएगा, क्योंकि सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसको क्या, कौन सा लिपि कहा जाता था? भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता था। ठीक है, भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता था, जिसको पढ़ा नहीं जा सका। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 800 से 600 ईस्वी पूर्व का समय
किस रूप में जाना जाता है? ब्राह्मण काल, सूत्र काल, रामायण काल या फिर महाभारत काल? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ब्राह्मण काल हो जाएगा। ठीक है, वैसे हर जगह जो है आपको सूत्र काल आंसर दिया मिलेगा, लेकिन सूत्र काल का जो समय है वो है 600 से 300 बीसी है। ठीक है, और यहाँ पर 800 से 600 बीसी पूछा जा रहा है, तो ये जो होगा काल वो ब्राह्मण काल होगा, क्योंकि रामायण और महाभारत का संकलन जो है वो कब किया गया था? गुप्त काल में किया गया था। ठीक है, और यदि संकलन की बात न करें, केवल रामायण काल और महाभारत काल की बात करें, तो ये तो आपका द्वापर युग और त्रेता युग चला जाएगा, तो ये बहुत पहले चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। बोगज कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें वैदिक देवी देवता का वर्णन है। उसके बाद मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र माना जाता है। वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी और कोई भी नहीं। बोगज कोई का महत्व क्यों है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बोगज कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी देवताओं का विवरण मिलता है। ठीक है, 14वीं शताब्दी बीसी, इसके बारे में थोड़ा सा देख ले तो 14वीं शताब्दी बीसी में यह मिला है बोगज कोई अभिलेख। ठीक है, एशिया माइनर से मिला है। ठीक है, एशिया माइनर नामक स्थान से मिला है। ठीक है, और इसमें लिखा गया है कि वैदिक आर्य जो थे वो ईरान से होकर भारत आए थे। ठीक है, तो ईरान से होकर भारत आने का जो सबूत है वह यही अभिलेख है, बोगज कोई अभिलेख, इसी कारण से यह ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया? उपनिषद, भगवत गीता, ऋग्वेद या फिर यजुर्वेद? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद का जो तृतीय मंडल है, ऋग्वेद का जो थर्ड मंडल है, तृतीय मंडल है, उसमें आपका गायत्री मंत्र दिया हुआ है और इसके रचयिता कौन है? विश्वामित्र है। ठीक है, याद रखिएगा ये भी, कि रचयिता कौन है? विश्वामित्र है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संगम युग में उरैयूर किसके लिए विख्यात था? मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, कपास, विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारी केंद्र या फिर आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। ठीक है, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में यह स्थित है। ठीक है, तिरुचिरापल्ली में, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में यह स्थित है। ठीक है, सबसे पहले तो ये याद रखिएगा। ठीक है, उरैयूर, और यह जो है नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, यह भी याद रखिएगा। नर्मदा नहीं, कावेरी नदी के तट पर ही स्थित है। नर्मदा गलत हो गया, नर्मदा तो तमिलनाडु में होगा ही नहीं, कावेरी नदी के तट पर यह स्थित है। ठीक है, और चोलों की यह जो थी राजधानी थी, किसकी राजधानी थी? चोल साम्राज्य की यह राजधानी थी उरैयूर। ठीक, याद रखिएगा। और उस काल में यह जो है कपास और सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध थी। ठीक है, कपास और सूती वस्त्र के लिए, कपास से ही सूती वस्त्र बनाया जाता है, तो कपास और सूती वस्त्र के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था उरैयूर। चलिए, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे उपाली, आनंद, रघुलोभद्र और मखाली घोषाल। आंसर क्या हो जाएगा? मखाली घोषाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखाली घोषाल थे, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी सर्वाधिक देन थी? पार्थियन, गुप्त, कुषाण या फिर हिंदू यूनानी लोग? सबसे ज्यादा जो पार्थियन सबसे ज्यादा जो भागवत संप्रदाय के विकास में योगदान दिया वो गुप्त शासकों ने दिया। उनके नाम के भी आगे देखिएगा तो आप क्या लगा होता है? परम भागवत लगा होता है ना। भागवत संप्रदाय के उत्थान में उन्होंने बहुत ज्यादा योगदान दिया है। इसके अलावा यदि हम लोग देखें तो गरुड़ उनका जो था, इसके अलावा यदि हम लोग देखें तो गरुड़ उनका राजकीय चिन्ह था। राज चिन्ह जो था कुप्तों का वह गरुड़ था। और गरुड़ क्या है? गरुड़ विष्णु भगवान की सवारी है। ठीक है, तो परम भागवत नाम और गरुड़ राज चिन्ह से पता चलता है कि उन्होंने क्या किया? भागवत संप्रदाय के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, कौन सा अभिलेख है? कलिंग शिलालेख, फिर है अशोक का गिरनार शिलालेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख या फिर अशोक का सोपारा शिलालेख? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। जूनागढ़ शिलालेख पर बहुत कुछ दिया हुआ है और इसी में चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था ऐसा दिया हुआ है। यही शिलालेख है जिस पर सुदर्शन झील के निर्माण के बारे में भी बहुत सारा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो सुदर्शन झील के निर्माण से संबंधित कौन सा है? रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, किस शिलालेख में अशोक ने स्वयं को राजा घोषित किया है? मस्की का लघु शिलालेख, रुमिनदई स्तंभ लेख, क्वीन स्तंभ या फिर क्वीन स्तंभ मतलब रानी का लेख, इसको कहा जाता है रानी का लेख कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, अधिकतर जगह ऑप्शन में यही मिलेगा, या फिर भब्रू स्तंभ लेख।
आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आंसर हो जाएगा भब्रू स्तंभलेख। ठीक है, भब्रू स्तंभलेख में अशोक ने स्वयं को राजा घोषित किया है और साथ में इसी से पता चलता है कि अशोक जो था वो बौद्ध धर्मावलंबी था। ठीक, तो यह दोनों चीजें याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। संगम साहित्य, मिलिंद पन्हो, जातक कहानियां या फिर उपयुक्त सभी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मिलिंद पन्हो। ठीक है, मिलिंद पन्हो जो है यह आपका प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर कुछ भी नहीं लिखता है। ठीक है, यह याद रखिएगा, एकदम साइलेंट है। इसके बारे में ट्रेडिंग रूट ऑफ एंशिएंट इंडिया के बारे में। ठीक है, इसकी रचना किसने की थी? बौद्ध भिक्षु नागसेन के द्वारा की गई थी। ठीक है, और इसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन और यूनानी शासक मिनंडर के बीच में वार्ता का जिक्र है। ठीक है, नागसेन और मिनंडर के बीच में वार्ता का जिक्र किसमें है? मिलिंद पन्हो में है। यह क्वेश्चन पूछा भी जाता है। और यह लिखा किसमें गया है? पाली भाषा में लिखा गया है, यह भी याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। मंदिरों और ब्राह्मणों को गांव उपहार में किस वंश में ने अधिकतम योगदान दिया? मतलब गांव उपहार देने में किस वंश का अधिकतम योगदान है? तो गुप्त वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट या फिर प्रतिहार वंश। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा गुप्त वंश। मंदिरों का जो निर्माण हुआ ना अधिकतर गुप्त वंश के शासन में ही हुआ। ठीक है, तो योगदान भी किसका सबसे ज्यादा होगा? गुप्त वंश के लोगों का ही होगा। ठीक है, शासकों का ही होगा। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हो गई थी? ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उत्तर गुप्त काल या फिर धर्मशास्त्र के समय में। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा धर्मशास्त्र के समय में। धर्मशास्त्र के समय में क्या हुआ कि अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह का प्रचलन हुआ। अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह का प्रचलन हुआ। एक में क्या होता था कि कन्या जो होती थी वह उच्च वर्ग से होती थी और पुरुष जो होता था मतलब लड़का जो होता था वह निम्न वर्ग से होता था। और एक में क्या होता कि कन्या जो थी वो उच्च वर्ग मतलब निम्न वर्ग से होती और पुरुष जो था वो उच्च वर्ग से होता था। ठीक है, तो ये जो अनुलोम और प्रतिलोम विवाह शुरू हुआ ना, इसी कारण से बहुत सारी संकर जातियों का जन्म हुआ। ठीक है, और वो जो जातियां थी वो अछूत कहलाई। ठीक है, तो अछूत की अवधारणा जो है वो स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी धर्मशास्त्र के समय में। ठीक, याद रखिएगा। चलिए, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया है? लाल, नीला, हरा, पीला या फिर नीला? तो नीला हरा तो होगा ही नहीं, पीला होगा ही नहीं और नीला भी नहीं होगा। लाल रंग का उपयोग किया गया है और लाल रंग का लेप होता था और उस पर से काले रंग की चित्रकारी हुआ करती थी। ठीक है, चित्रकारी हालांकि समझ में नहीं आती है लेकिन काले रंग की चित्रकारी हुआ करती थी और लाल रंग का लेप हुआ करता था, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतया किसको समर्पित है? इंद्र और उनका हाथी बिल्कुल नहीं, उर्वशी और स्वर्ग बिल्कुल नहीं, पौधे एवं जड़ी बूटियों का संबंधित देवतागण सही है, और सोम और स्पे पर नामांकित देवता। तो 9वां मंडल जो है वो पूर्णतया सोम देव को समर्पित है। और सोम पे जो है, सोम पे भी एक होता था जो कि भुजवंत पर्वत पर मिलता था। ठीक है, भुजवंत पर्वत पर यह सोम पे मिलता था, याद रखिएगा। चलिए ठीक है, और यहां पर यदि हम लोग देखें तो ऋग्वेद में, अच्छा ये जो है आपका सोम देवता पर टोटल कितने मंत्र हैं? तो 114 मंत्र दिए गए हैं सोम देवता पर। ठीक है, ऋग्वेद में यदि बात करें तो टोटल 10 मंडल है। पहला और 10वां मंडल जो है वो सबसे बाद में जोड़ा गया और 10वां मंडल जो है उसमें वर्णों की उत्पत्ति की बात की गई है। ठीक है, 4 वर्णों की उत्पत्ति की बात की गई है। ठीक, तो ये सब चीजें फैक्ट याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/3, 1/4, 1/6, 1/8। अगर भू राजस्व का दर पूछे पूरे एंशिएंट इंडिया में, पूरे मेडिएवल इंडिया में, तो आंख मूंद करके आप 1/6 लगा सकते हैं। ठीक है, अधिकतर मामलों में आपका सही होगा, 95% मामलों में आपका आंसर सही हो जाएगा। यहां पर भी 1/6 ही होगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ये ट्रिक है जो कि आपको याद रखना चाहिए। यदि भू राजस्व की दर पूछे तो 1/6 आंख मूंद करके लगा दीजिए। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व या फिर 14 उपपूर्व। यहां पर यदि हम लोग आंसर देखें तो हो जाएगा क्या? 14 पूर्व। 14 पूर्व जो है वो सबसे पुराना जैन ग्रंथ कहलाता है। ठीक है, प्राचीनतम जैन ग्रंथ है ये। ठीक है, और 12 अंग की बात करें तो प्रथम जैन सभा में इसका संकलन हुआ था। इसका संकलन कब हुआ था? प्रथम जैन संगीति जो हुई थी उसमें इसका संकलन हुआ था। और ये जो है 14 पूर्व जो है ये सबसे प्राचीन। ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। शहरों का पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल, प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश या फिर सातवाहन वंश। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यहां पर हो जाएगा नगरों का क्रमिक
जो पतन हुआ था, नगरों का क्रमिक पतन जो हुआ था, वो गुप्त काल की विशेषता थी। ठीक है, और इसका उदाहरण है कि पटना, मथुरा इत्यादि जो थे वो धीरे धीरे करके और मतलब विकसित अवस्था में, बहुत ज्यादा विकसित अवस्था में जो पटना और मथुरा हुआ करते थे, इनका क्रमिक पतन हो गया था, मतलब कि एकदम खराब स्थिति में पहुंच गए थे। ठीक है, गुप्त काल के पतन के साथ साथ। तो चलिए आगे देख लेते हैं, किस राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? आंसर जो होगा नहीं के हिसाब से हमको देना है। तो कदम्ब वंश, चेर वंश, चोल वंश और पांड्य वंश। ठीक है, तो चेर, चौल और पांड्य, ये तीनों वंशों का उल्लेख जो है वो संगम साहित्य में हुआ है, कदम्ब वंश का उल्लेख नहीं हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा? कदम्ब वंश। ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उससे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है और 1 और 2 में अंकित है, आपको सुमेल करना है। तो स्तंभ 1 में जो दिया हुआ है वो है जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम प्रवचन और निधन, और दूसरे में सबका स्थान दिया हुआ है। तो जन्म कहाँ हुआ था? जन्म नेपाल तराई क्षेत्र लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में हुई थी। प्रथम प्रवचन उन्होंने कहा दिया था? सारनाथ में दिया था। और निधन कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। तो अब बस मिला लेना है, पहला का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। पहला का 3 किस में दिया हुआ है? सी में दिया हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 3 2 1 4। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किस चीज का बना था? मैंने आपको पहले भी बताया, इंडिका में क्या लिखा हुआ है? ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का या फिर मिट्टी का? आंसर क्या? लकड़ी का। लकड़ी का बना हुआ था, इंडिका में लिखा हुआ है, पहले से भी मैंने बताया था। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्रा या फिर कांची? कांची या कांची जो कहिए। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा मथुरा। मथुरा जो था वो आपका सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। ह्वेनसांग के भारत यात्रा के समय ह्वेनसांग ने इसके बारे में लिखा भी है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। कवि बाण, बाण का मतलब यहाँ पर बाण भट्ट से है। ठीक है, बाण भट्ट से है। ठीक है, बाण भट्ट किसके दरबार के कवि थे? हर्षवर्धन के दरबार के कवि थे। और हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ? थानेश्वर, इसीलिए ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो कवि बाण निवासी कहाँ के थे? पाटलिपुत्र, थानेश्वर, बीजापुर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखिए, अधिकतर लोग चूंकि हर्षवर्धन के शासनकाल में थे इसलिए थानेश्वर मार देंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। क्यों? क्योंकि कवि बाण जो थे वो आपके निवासी थे छपरा के। छपरा कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है, और बिहार की राजधानी पटना। तो ये क्या हो जाएगा? आंसर इसका पाटलिपुत्रा हो जाएगा। ठीक है, कवि बाण पाटलिपुत्रा के निवासी थे, थानेश्वर के नहीं थे। थानेश्वर राजधानी थी हर्षवर्धन की, यानी कि उनका कर्म क्षेत्र कहा जा सकता है थानेश्वर। चलिए, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतया सोम देवता को समर्पित है? अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है 7वां, 8वां, 9वां या फिर 10वां। आंसर क्या? 9वां मंडल। ठीक है, इससे पहले मैंने एक्सप्लेन भी किया है, तो इसको अभी यहीं पर छोड़ देते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, इसको 10 राज्य युद्ध भी कहा जाता है, किस नदी के तट पर लड़ा गया? ये पूछा गया है। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी या फिर परुष्णी नदी? ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? परुष्णी नदी हो जाएगा। परुष्णी नदी को क्या कहा जाता है? परुष्णी नदी को कहा जाता है रावी नदी। ठीक है, रावी नदी। और ये जो दशहरा के युद्ध हुआ था, इसमें भरतों के राजा सुदास ने 10 राजाओं को हराया था। ठीक है, भरतों के राजा का नाम क्या था? सुदास था, याद रखिएगा। और परुष्णी जो है वो रावी नदी का प्राचीन नाम है, ये भी याद रखिएगा। वैदिक काल में परुष्णी कहा जाता था रावी नदी को। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? नहीं था, नहीं पर जोर दीजिएगा। अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका या फिर कलिंग? कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका या फिर कलिंग, कौन सा सम्मिलित नहीं था? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। क्यों? मैं बताता हूं। अशोक ने अपने शिलालेख में 4-5 राज्यों का वर्णन किया है। ठीक है, जो उनके पड़ोसी थे। ठीक है, जिसमें उसने चोल का जिक्र किया है, पांड्य का जिक्र किया है, चोल का जिक्र किया, पांड्य का जिक्र किया, सत्य पुत्र का जिक्र किया। देखिए, सत्य पुत्र का जिक्र किया। ठीक है, और उसके बाद आपका केरल पुत्र का जिक्र किया, केरल पुत्र का जिक्र किया, और साथ में जिक्र किया ताम्रपर्णी का, ताम्रपर्णी का भी जिक्र किया। यही जो ताम्रपर्णी है ना, यही है श्रीलंका। ठीक है, तो चूंकि ये पड़ोसी राज्य थे, तो ये सभी राज्य जो हैं वो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग भी लगाना था, और अशोक के जो शिलालेख हैं उनका भी ध्यान रखना था, तो आपका ये आंसर मिल जाता। और साथ में पता होना चाहिए कि श्रीलंका जो था वही ताम्रपर्णी था। ठीक,
तो दिमाग लगाने वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। चलिए, गुप्त काल में भू राजस्व की दर क्या थी? अभी जस्ट मैंने बताया कि कहीं पर भी भू राजस्व की दर पूछे तो आंख मूंद करके क्या लगा देना है, 1/6, तो उपज का छठा भाग लगा दीजिए, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है वो किस शताब्दी में हुआ था, ये पूछा जा रहा है। चौथी शताब्दी, छठी शताब्दी, दूसरी शताब्दी या फिर पहली शताब्दी? सब ईस्वी पूर्व में दिया हुआ है, क्योंकि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष तो ईस्वी पूर्व में ही होगा ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा आपका छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व क्यों हो जाएगा? क्योंकि 544 से लेकर 492 बीसी जो था वो बिंबिसार का शासनकाल था, बिंबिसार का शासनकाल था, और इसी को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में होगा? छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? उदयन, अशोक महान, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य या फिर कनिष्क के द्वारा? तो सबसे पहले इसमें से कौन आया था? सबसे पहले उदयन आया था, तो आंसर क्या हो जाएगा? उदयन हो जाएगा। इसी ने पाटलिपुत्र की स्थापना भी की थी और प्रथम राजधानी के रूप में इसी ने चयन भी किया था। ठीक है, तो उदयन हो जाएगा, जो कि कहां था? हर्यंक वंश का शासक था, सबसे पहले तो याद रखना चाहिए। और इसने पाटलिपुत्र की स्थापना कहां की थी? गंगा और सोन नदी के संगम पर की थी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? ये क्वेश्चन है। चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र, बौद्ध धर्म दर्शन या फिर रसायन विज्ञान, मेडिकल साइंस, लॉजिक, बुद्धिस्ट फिलोसफी या फिर केमिकल साइंस? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। यही कारण था कि वेन सांग जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय में आकर के अध्ययन किया था। ठीक है, और कुछ दिन तक अध्यापन भी किया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बौद्ध धर्म दर्शन हो जाएगा। ठीक है, बौद्ध महाविहार भी था, नालंदा महाविहार। चलिए, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहां था? पिपलीवन, वैशाली, कुंडग्राम, विक्रमशिला? अगर आप कुंडग्राम ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे तो तुरंत लगा देंगे वैशाली, जो कि क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वैशाली के निकट कुंडग्राम में उनका जन्म स्थान था, तो आंसर क्या हो जाएगा? कुंडग्राम हो जाएगा, वैशाली नहीं होगा। इसलिए टोटल ऑप्शन ध्यान से पढ़ा कीजिए। और इनका जन्म कब हुआ था? 599 बीसी में हुआ था, जहां याद रखिएगा। और मृत्यु कब हुई? 527 बीसी में हुई थी। 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी, जबकि जो बुद्ध भगवान थे उनकी मृत्यु 80 वर्ष की उम्र में हुई थी। ये दोनों में कंफ्यूजन होता है, इसलिए एक साथ बता दिया। नेक्स्ट, स्वप्न वासव दत्ता के लेखक कौन है? कालिदास, भास, भवभूति या फिर राजशेखर? स्वप्न वासव दत्ता के लेखक कौन है? लेखक हैं यहाँ पर भास। आंसर क्या हो जाएगा? भास हो जाएगा। इसमें टोटल जो है आपका 13 नाटक, टोटल जो है आपका 13 नाटक है इसमें। और ये टोटल जो नाटक है वो 1909 ईस्वी में स्वप्न वासव दत्ता का एक प्रतिरूप जो है वो ट्रावनकोर से प्राप्त हुआ था। ट्रावनकोर से प्राप्त हुआ था। किसको प्राप्त हुआ था? तो उनका नाम था टी गणपति शास्त्री। याद रखिएगा, टी गणपति शास्त्री को प्राप्त हुआ था ट्रावनकोर से। ठीक है, 1909 ईस्वी में स्वप्न वासव दत्ता का एक प्रतिरूप। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है, राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा है? गिरनार स्तंभ लेख, जूनागढ़ स्तंभ विदीर्ण, हाथी गुम्फा शिलालेख या फिर सारनाथ का शिलालेख? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हाथी गुम्फा शिलालेख। अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने देखा था खारवेल का नाम किससे जुड़ा हुआ है। और ये जूनागढ़ का है, ये किससे हो जाएगा? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, जिसमें सुदर्शन झील का वर्णन है। तो ये सब आपको शिलालेख जो है वो बराबर पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग कौन सा है? ये पूछ रहा है कि किस युग में स्थापना हुई। मौर्य युग, कुषाण युग, गुप्त युग या फिर पाल युग? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त ने की थी। हम लोग इससे पहले देख चुके हैं कि कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त युग हो जाएगा। ठीक, और कुमार गुप्त के बारे में पहले भी मैं बता चुका हूं, तो यहाँ पर बताने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, यहाँ पर यदि हम लोग विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करें, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करें, जो कि कहां पर है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये भी बिहार में ही है। कहां पर? भागलपुर में है। ठीक है, और भागलपुर में है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और इसकी स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की? धर्मपाल ने की थी, जो कि पाल वंश का शासक था। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा। अब ओदंतपुरी, जस्ट अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि ओदंतपुरी जो था उसकी स्थापना किसने की थी? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय जो था ये भी बिहार में ही था, ये भी
बिहार में ही था। और इसकी स्थापना किसने की थी? किसने? गोपाल ने की थी, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब तीनों विश्वविद्यालय जो है आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण कौन थे? मुसलमान, कुषाण, सिथियंस या फिर मुगल? तो सब लोग जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय को और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को विध्वंस किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था, है ना। बख्तियार खिलजी ने किया था। उसने किला समझ करके और नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जला दिया, और जो जलाया वो 2-3 महीने तक आग लगा ही रह गया था, सारा लाइब्रेरी वगैरह सब नष्ट हो गया था। तो क्या हो जाएगा? मुसलमान। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? मुसलमान थे नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण। चलिए आगे देख लेते हैं। ताम्रपत्र शिलालेख प्राचीन काल में इंगित करता है कि बिहार के शासक किससे जुड़े हुए थे? म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया या फिर जावा सुमात्रा? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा जावा सुमात्रा। बिहार के जो आपके शासक थे वो किससे जुड़े हुए थे? जावा सुमात्रा से जुड़े हुए थे, ऐसा ताम्रपत्र शिलालेख कहते हैं। ठीक है, कौन सा ताम्रपत्र? तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, देवपाल जो कि पाल वंश का शासक था, उसने जावा के शैलेंद्र वंश के शासक किसको? बालपुत्र देव को 5 गांव दान दिया था नालंदा बौद्ध विहार बनवाने के लिए। ठीक है, ऐसा ताम्रपत्रों में लिखा हुआ है। ठीक है, तो चूंकि जावा का शासक था, जावा का शैलेंद्र वंश था, जावा का शासक था, इसीलिए कह सकते हैं कि जावा सुमात्रा से बिहार के शासक जुड़े हुए थे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? देखिए, कैल्को का अर्थ होता है कॉपर, और लिथिक का अर्थ होता है स्टोन। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? स्टोन कॉपर एज मतलब तांबा और पाषाण काल। तो आंसर क्या हो जाएगा? ताम्र पाषाण काल। किसको कैल्कोलिथिक युग कहा जाएगा? ताम्र पाषाण काल को कैल्कोलिथिक युग कहा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? महापद्मनंद, धननंद, सुकल्प या फिर चंद्रगुप्त मौर्य? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा धननंद। धननंद जो था वो सिकंदर के समकालीन था, और धननंद को हरा करके ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धननंद था, और इसी के समय में सिकंदर महान जो था वो आया था, और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी को हराकर मौर्य वंश की नींव रखी थी। इसी के दरबार में कौन थे? चाणक्य हुआ करते थे, जिनका धननंद ने अपमान किया था, और उसी का बदला लेने के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया, अपना शिष्य बनाया, और उससे आक्रमण करा करके और नंद वंश की खटिया खड़ी कर दी थी। चलिए आगे देख लेते हैं। अच्छा, धननंद को क्या कहा गया? धननंद को यूनानी लेखकों ने क्या किया है? अग्रमीज कहा है। ठीक है, याद रखिएगा, अग्रमीज कहा गया है धननंद को। चलिए आगे देख लेते हैं। मौर्य वंश के बाद किस राजवंश की स्थापना हुई थी? शक, कुषाण, सातवाहन या फिर शुंग? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा शुंग वंश। ठीक है, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। दरअसल मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, और उसकी हत्या 184 बीसी में पुष्यमित्र शुंग ने कर दी, और शुंग वंश की स्थापना की, जो कि एक ब्राह्मण वंश था। ठीक है, याद रखिएगा, एक ब्राह्मण वंश था। ठीक है, और शुंग वंश के बाद किसकी स्थापना हुई थी? शुंग वंश के बाद कण्व वंश की स्थापना हुई थी, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य समान नहीं है? आत्मदमन, वेद के प्रति उदासीनता, अहिंसा एवं रीति एवं रिवाजों की अस्वीकृति। तो रीति रिवाज को तो दोनों ने अस्वीकार किया, अहिंसा को दोनों ने स्वीकार किया, वेदों के प्रति दोनों उदासीन रहे। आत्मदमन जो है, यहाँ पर आत्मदमन के बारे में बौद्ध धर्म नहीं कहता। बौद्ध धर्म जो है वो आपका मध्यम मार्ग की बात करता है, जो मध्यम मार्ग को अपनाने की बात करते हैं महात्मा बुद्ध। ठीक है, कि ना बहुत ज्यादा ऐश से रहना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा दुख में रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन आत्मदमन की बात करता है जैन धर्म, जिसमें संलेखना प्रक्रिया का जिक्र है। ठीक है, इसमें क्या होता है? संलेखना प्रक्रिया में क्या होता है कि इंसान खाना पीना छोड़ देता है, और
खाना पीना छोड़ दिया तो धीरे धीरे क्या होता है, उसका शरीर गल गल के और उसके बाद फिर वो मर जाता है। ठीक है, तो संलेखना प्रक्रिया जो है वो दिया हुआ है, उसको एक प्रकार का आत्मदमन ही कहा जा सकता है। इसलिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म में यही तथ्य जो है वो असमान है। ठीक है, संलेखना प्रक्रिया से ही चंद्रगुप्त ने अपना जान दिया था। ठीक है, संलेखना प्रक्रिया से ही भद्रबाहु के साथ वो दक्षिण भारत चले गए थे और वहीं पर उन्होंने क्या किया था, संलेखना प्रक्रिया से अपनी जान दे दी थी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में पहली बौद्ध परिषद हुई? पहली बौद्ध परिषद किस शहर में हुई, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नालंदा, गया, राजगीर या फिर बोध गया। तो नालंदा में तो कोई हुआ ही नहीं, गया में कोई नहीं हुआ, बोध गया में कोई नहीं हुआ। आंसर क्या हो जाएगा, राजगीर या फिर राजगृह हो जाएगा। ठीक है, राजगृह। और ये कब हुआ था, ये जो राजगृह में हुआ था ये 483 बीसी में। ठीक है, जैसे ही बुद्ध भगवान मरे थे वैसे ही उसके जस्ट बाद 483 बीसी में, 483 बीसी में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। और उस समय शासक कौन था, अजात शत्रु था। हर्यंक वंश का शासक अजात शत्रु का शासनकाल चल रहा था। राजगृह में ये हुआ था। ठीक है, हर्यंक वंश की जो राजधानी थी राजगृह, वहीं पर यह हुआ था। और महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो यह जो थी, सबसे पहले तो याद रखिए कि तृतीय बौद्ध सभा जो थी वह अशोक के शासनकाल में हुई थी। मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर या फिर राजगृह। राजगृह में तो प्रथम हुई थी, यह मैंने पहले ही बता दिया। समस्तीपुर में कोई नहीं हुआ, मगध में कोई नहीं हुआ, मगध की ही राजधानी मगध जो थी वहां पर कोई नहीं हुई। ठीक है, यहाँ पर पाटलिपुत्रा में हुई थी। ये जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर पाटलिपुत्रा हो जाएगा। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्रा में अशोक के शासनकाल में हुई थी। और इसका जो वो किया था, अध्यक्षता किया था, वो कौन थे, मोगाली पुत्र तिष्य। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, मोगाली पुत्र तिष्य ने की थी। और 250 ईस्वी पूर्व। ठीक है, 250 ईस्वी पूर्व में ये हुआ था। ठीक, ये भी याद रखिएगा। तो ईस्वी, कौन सा शासक था, कहां पर हुआ था और कौन अध्यक्ष थे, ये चार चीजें जरूरी है बौद्ध संगीति के बारे में यदि पूछा जाता है तो। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया हूं, सातवाहन, कुषाण, कर्ण या फिर कलिंग। आंसर क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। शुंग वंश का अंतिम राजा था जिसका नाम था देवभूति। ठीक है, देवभूति नाम था। उसकी हत्या किसने की, वसुदेव ने की। ठीक है, वसुदेव ने उसकी हत्या कर दी और फिर जो है कण्व वंश की नींव डाली थी। ठीक है, वसुदेव ने, याद रखिएगा। ठीक है, और ये भी जो था एक ब्राह्मण वंश ही था। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? बाण भट्ट, चंद्रवरदाई, हरिसेन और कालिदास। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कालिदास। कालिदास ने कुमार संभवम लिखा है। ठीक है, इसमें क्या किया गया है कि कार्तिकेय की जन्म की कथा, भगवान जो कार्तिकेय है, शंकर भगवान और पार्वती जी के पुत्र जो है कार्तिकेय, जिनकी दुर्गा पूजा में हम लोग पूजा भी करते हैं, तो कार्तिकेय जी के जन्म के बारे में पूरी कथा लिखी गई है इसमें। ठीक है, कुमार जो है ना, कुमार जो है वो कार्तिकेय को ही कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो कुमार से कार्तिकेय बन गया कुमार संभवम, याद रखिएगा। इसमें टोटल जो है 17 सर्ग है, 17 सर्ग है टोटल। और इसमें जो है प्रकृति का भी चित्रण किया गया है। ठीक है, प्रकृति का भी चित्रण किया गया है। तो ये सब चीजें याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? पहले भी हम लोग देख चुके हैं। आर्थिक जीवन नहीं, राजनीतिक नीतियां, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन। आंसर क्या हो जाएगा, राजनीतिक नीतियां। ठीक है, राजनीतिक नीतियां आंसर हो जाएगा। पहले भी मैं बता चुका हूं। ठीक, 15 अधिकरण है इसमें। चलिए, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? राजगीर, सांची, पावापुरी या फिर समस्तीपुर। समस्तीपुर में तो किसी का मृत्यु नहीं हुआ, सांची नहीं, राजगीर नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, पावापुरी। पावापुरी में महावीर जैन की मृत्यु हुई थी। कब हुई थी, 527 ईस्वी पूर्व में। ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं, 527 बीसी में। जन्म कब हुआ था, 599 बीसी में हुआ था। ठीक है, और पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई थी, यह पहले भी हम लोग देख चुके हैं। चलिए, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य या फिर हर्ष। यहां पर भी थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। ठीक है, देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी उसमें क्या हुआ था, हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था। ठीक है, महायान में। और यहां पर यदि हम लोग देखें तो महायान संप्रदाय जो है, इसी में बुद्ध को ईश्वर के रूप में देखा गया। ठीक है, तो
अब चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो इनडायरेक्टली आंसर कहां बनता है? कनिष्क बनता है कि कनिष्क के शासनकाल में बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ। तो थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाना है, ठीक है। अच्छा, ये चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुई थी? 98 ईस्वी में हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है। कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी, कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अश्वघोष या फिर वसुमित्र, ठीक है। अश्वघोष या फिर वसुमित्र, दोनों एक ही आदमी का नाम है, तो इन्होंने ही की थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा, दिमाग लगा के भी आंसर बनाया जा सकता है, ठीक है। चलिए, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहां गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। पैदा कहाँ हुए थे? जन्म कहाँ हुआ था उनका? लुम्बिनी में। तो क्या लुम्बिनी में ज्ञान प्राप्त हुआ था? नहीं हुआ था, ठीक है। ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ? बोध गया, बोध गया। तो बोध गया में मंदिर बनाया गया, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ वहां पर, याद रखिएगा। प्रथम प्रवचन कहाँ दिया? सारनाथ में दिया, है ना। और मृत्यु कहाँ हुई थी? मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनारा या फिर कुशीनगर, है ना, कुशीनगर, मल्लों की राजधानी, ठीक। तो याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तक्षशिला, विक्रमशिला, स्पार्टा या फिर मगध? कहां पर थी? आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहां थी? वैशाली में थी। प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहां थी? वैशाली। वैशाली कौन थी? लिच्छवी यहाँ पर रहा करते थे, लिच्छवी यहाँ पर रहा करते थे, है ना, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर? तक्षशिला। तक्षशिला जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा गलती दिया हुआ है मेरे हिसाब से, यहाँ पर क्या होना चाहिए? लिच्छवी होना चाहिए, ठीक है। लिच्छवी या वैशाली। तक्षशिला तो आपका उधर चला जाता है, जम्मू कश्मीर के साइड में चला जाता है, तो यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन कर दीजिए लिच्छवी और आंसर भी लिच्छवी कर दीजिए, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पर तक्षशिला थोड़ा सा गलत दिया हुआ है मेरे हिसाब से। चलिए आगे देख लेते हैं। चीनी यात्री वेनसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? बहुत बार बता चुका हूं पहले से ही, तक्षशिला, विक्रमशिला, मगध या फिर नालंदा। मैं बता चुका हूं आपको, नालंदा विश्वविद्यालय में उन्होंने अध्ययन किया था। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? भास, शूद्रक, विशाखदत्त या फिर अश्वघोष, ठीक है। किसने वो ग्रंथ लिखा है ऐसा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जो लिखा था किसने? विशाखदत्त ने लिखा था। मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ जो है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, ठीक है। और मुद्रा राक्षस में उनको क्या कहा गया है? नंजराज का पुत्र बताया गया है, ठीक है। नंद राज का पुत्र बताया गया है, ठीक है। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है। और क्या बताया गया है? और बताया गया है वृषल बताया गया है, या फिर वृषल या फिर कुलहीन बताया गया है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष रूप से वर्णन किया गया है विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस में, याद रखिएगा। अच्छा, मुद्रा राक्षस पर टीका, मुद्रा राक्षस पर टीका किसने लिखा है? तो धुंडी राज ने लिखा है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, धुंडी राज ने विशाखदत्त पर टीका लिखा है, ठीक है। ये भी पूछा जाता है। और मुद्रा ये जो है विशाखदत्त, इन्होंने एक और लिखा है देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम। ये भी जो नाटक है वो इन्होंने ही लिखा है, विशाखदत्त ने ही लिखा है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। पाटलिपुत्र के प्रशासन का विवरण किसमें उपलब्ध है? दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, इंडिका या फिर अशोक के शिलालेख? तो उस समय से लगातार बता रहा हूं, इंडिका। इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का विवरण है, ठीक है, जिसमें बताया गया है कि 5 सदस्यों की 6 समितियां हुआ करती थी, जो कि पाटलिपुत्रा में प्रशासन का काम किया करती थी। और उनको क्या कहा गया है? एस्टिनोमोई कहा गया है, ठीक है। इंडिका में क्या लिखा गया है उनके लिए? एस्टिनोमोई शब्द का जिक्र किया गया है, जो प्रशासक हुआ करते थे उनके लिए, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक। चलिए अब इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे चलेंगे और देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस एंशिएंट हिस्ट्री के, और उसके बाद फिर उसी वीडियो में मैं समेट लूंगा 65th से लेकर 67th टोटल जो क्वेश्चंस हैं एंशिएंट और मिडिएवल के, उसको भी समेट लूंगा। तो टोटल मिलाकर 70-80 क्वेश्चन वो भी हो जाएंगे। उस वीडियो में मिलते हैं। फिलहाल मैं चंद्रवर्धन लेता हूं आपसे इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।